ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। बिहार के इस चुनाव में नीतीश सरकार की वो योजना काफी सुर्खियों में है जिसके तहत महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब इसके जवाब में वोटिंग से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने 30,000 रुपए वाला दाव चल दिया है। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर मकर संक्रांति के दिन महिलाओं के खाते में 1 साल के 30,000 रुपए डाले जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों का तबादला उनके गृह जिले से 70 किलोमीटर के अंदर ही किया जाएगा। जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उनका मानदेय 30,000 रुपए होगा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन मां योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने किसानों के लिए भी कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देंगे। धान गेहूं के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस देंगे। तो किसानों को प्रोत्साहन के रूप में धान का MSP 300 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर अतिरिक्त बोनस का जो है भुगतान किया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव के नए ऐलानों ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए ये दावा किया कि इन घोषणाओं का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने तेजस्वी की नई घोषणाओं को झुंझुना करार दिया। उन्होंने आरजेडी को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि उनकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। आज जो झुंझुना वो बिहार की किसान महिला के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी राजनीति में, इसमें कहीं ना कहीं उनको भी आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसे चुनावी जुमला कहा और दावा किया कि प्रदेश की जनता इनके चाल चरित्र को बखूबी जानती है। वो जुमला ये कर नहीं सकते हैं, ये सिर्फ लुभाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि चुनाव में महागठबंधन की हार तय है। देखिए, बिहार के मतदाताओं का मन खटाखट घोषणाओं से वो बदल नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार जी ने काम किया है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पहले चरण की सीटों पर पूरी जान लगा दी है। अमित शाह ने जहां जंगल राज के मुद्दे पर आरजेडी को घेरा तो जेपी नड्डा ने भी जुबानी तीर चलाए। अमित शाह ने दरभंगा, मोतिहारी के साथ साथ बेतिया में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। हर जगह लालू राज के दिन की याद दिलाई। लालू प्रसाद और उसकी पार्टी, उनके बेटे शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते। मैं पूछना चाहता हूं लालू प्रसाद जी को, फिर से क्या आप जंगल राज लाने की सोच रहे हो? उधर जेपी नड्डा ने गयाजी में रोड शो किया और भोजपुर की चुनावी सभा से आरजेडी को घेरा। ये सबसे भ्रष्ट परिवार है लालू परिवार। बोलो, चारा घोटाला किया कि नहीं किया? जेपी नड्डा ने दावा किया कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की ही सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने आज बिहार में 3 चुनावी रैलियां की। औरंगाबाद से वजीरगंज तक उन्होंने बीजेपी को घेरा। साथ ही पीएम मोदी की डिग्री पर भी सवाल उठा दिए। राहुल की पहली रैली औरंगाबाद में हुई, जहां से उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। जैसे टीवी पे आप चैनल बदलते हो ना, ठक 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 चैनल बदलते हो ना, वैसे नीतीश जी का चैनल बदलते हैं मोदी जी, शाह जी। बटन दबाते हैं, खट जो चाहिए नीतीश जी करते हैं। बिहार के लोगों को लगता है कि नीतीश जी की सरकार है। वहीं कुटुंबा की चुनावी रैली से राहुल ने पीएम मोदी पर प्रहार किया। लाइन लगती थी, चाइना के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग, इंग्लैंड के लोग लाइन लगाते थे। हमें नालंदा यूनिवर्सिटी में जाना है, सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी को ये बातें नहीं आती। फेक डिग्री मिली उनको, झूठी डिग्री। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में वोट चोरी के बाद बीजेपी की नजर अब बिहार पर है। बिहार की कुछ सीटों पर ध्रुवीकरण वाली सियासत नजर आ रही है। देखिए, इसमें सबसे टॉप पर है सीवान की रघुनाथपुर सीट, जहां से बीजेपी अपने फायर ब्रांड नेताओं से चुनाव प्रचार करवा रही है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के खिलाफ बीजेपी ने सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को उतारा। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। अब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने हुंकार भरी और आरजेडी प्रत्याशी ओसामा शहाब की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। ये ओसामा क्या है? क्या ओसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो बोलो नहीं, ये भी एक ओसामा है।
जो उसामा मतलब वो बड़ा उसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन सोते रूप में वो भी ऐसा ही है। हिमंता ने चुनावी मंच से हिंदू कार्ड खेला और इशारों इशारों में मुस्लिमों के खिलाफ खूब बयानबाजी की। ये चुनाव जीतने के बाद हमारा देश में जितना भी उसामा बिन लादेन है सबको एक एक करके हमें खत्म करना है। बिहार में हिमंता ने असम में मदरसों को बंद करने की कहानी सुनाई और कहा कि अगर ओसामा की जीत हुई तो हिंदू की हार होगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस सिवान में मुस्लिम वोटर्स की आबादी काफी संख्या में है, वहां बीजेपी ध्रुवीकरण के जरिए जीत का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। बिहार में वोटिंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, चुनावी रैलियों और नेताओं के भाषणों से गायब होते जा रहे हैं। लगता है कि नेता विकास की जगह शहाबुद्दीन, ओसामा और गुंडे माफियाओं पर ज्यादा बात कर रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी प्रचार करने बेगूसराय पहुंचे तो उन्होंने भी शहाबुद्दीन पर बात की। मनोज तिवारी मीडिया से बातचीत में यह कहते दिखे कि शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाना ठीक नहीं है। देखिए, शहाबुद्दीन जिंदाबाद बोलने वाला कितना भी भाषा में कहे कि हम जंगल राज के नहीं हैं, बिहार का लोग विश्वास नहीं कर सकता। मनोज तिवारी ने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है, 60 सीटों वाली कांग्रेस को डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया जा रहा, जबकि 18 सीट वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया है। तेजस्वी यादव के पास इन दिनों एक अलग ही चुनौती है। उन्हें लगभग हर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करना है, लेकिन समय काफी कम है और यही वजह है कि वो एक जगह मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय ही दे पा रहे हैं। तेजस्वी जब दरभंगा के इस मैदान में पहुंचे तो भाषण देने के लिए माइक के पास नहीं गए, बल्कि हाथ में ही माइक लिया और कम शब्दों में अपनी बात कह दी। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा वो करेगा। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान जो है पक्की है। मुश्किल से तेजस्वी ने 2 मिनट का भाषण दिया और अगली सभा की व्यस्तता बता दी। तेजस्वी यादव दरभंगा में वीआईपी प्रत्याशी उमेश सहनी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। समय कम है, इसके बाद 10 सभा और मेरा है, लगभग 1.25 घंटे में 10 सभा करना है, तो विजय का माला पहनाओगे। मंच से जब तेजस्वी जाने लगे तो कुछ नेता उन्हें रोकने की कोशिश करते दिखे, लेकिन तेजस्वी नहीं रुके और भागते हुए हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गए और तुरंत उनका हेलीकॉप्टर दूसरी सभा के लिए उड़ गया। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। तेजस्वी आज 15 से ज्यादा सीटों पर गए और अपने वादों के जरिए लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। समस्तीपुर की रैली में तेजस्वी ने अपनी कसक बताई। तेजस्वी का एक कसक है कि अपन बेरोजगारी को दूर करना है। कुछ ऐसा ही दावा तेजस्वी ने बेगूसराय में भी किया। तो 20 सालों में नौकरी के 20 महीने हमको चाहिए, 20 महीने और जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी आएगा। तेजस्वी दरभंगा भी पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने हेलीकॉप्टर से एक वीडियो भी शूट करवाया जिसमें भारी संख्या में भीड़ नजर आई। तेजस्वी की रैली में भीड़ तो खूब आ रही है, अब वोट कितने मिलेंगे ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। राघोपुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक बार फिर तेज प्रताप यादव का हेलीकॉप्टर उतरा। एक बार फिर तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर हमलावर दिखे। जिस दिन तेजस्वी यादव महुआ पहुंचे थे उसी दिन तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया था कि वो 2 बार राघोपुर जाएंगे और तेजस्वी के खिलाफ प्रचार करेंगे। दूसरी बार राघोपुर में अपना चुनावी हेलीकॉप्टर उतारकर तेज प्रताप ने न सिर्फ अपनी बात को सही साबित किया, बल्कि इस बार और आक्रामक तरीके से छोटे भाई पर सियासी तीर चला। महुआ नहीं जाना चाहिए था, हम 2 बार उतर गए हेलीकॉप्टर से। महुआ जीतने के बाद भी फिर और घूमेंगे हेलीकॉप्टर। तेज प्रताप ने राघोपुर में अपनी लाठी भी गाड़ दी और सीधा संदेश तेजस्वी तक पहुंचाया। राघोपुर में लाठी गड़ेगा, तेल फिलहाल लाठी है, गड़ गया। तेज प्रताप ने कहा कि जो राजनीतिक महाभारत शुरू हुई है उसका अंत राघोपुर में तेजस्वी की हार के साथ होगा। महाभारत रणभूमि है, रणभूमि में कोई भाई भतीजा कुछ नहीं, केवल शत्रु। महाभारत में लालू यादव इस चुनाव में उन सीटों पर चुन चुन कर प्रचार कर रहे हैं जहां से आरजेडी के बागी नेता मैदान में हैं। कल उन्होंने दानापुर में रामकृपाल यादव के खिलाफ हुंकार भरी थी और आज वो फुलवारी पहुंच गए। रामकृपाल यादव कभी लालू यादव के बेहद करीबी थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ हैं। सोमवार को लालू ने दानापुर पहुंचकर रामकृपाल यादव के खिलाफ मोर्चा खोला था और मंगलवार को लालू यादव फुलवारी पहुंच गए, जहां से जेडीयू के श्याम रजक उम्मीदवार हैं,
श्याम रजक भी पहले आरजेडी में ही थे, लेकिन 2010 में जेडीयू में चले गए और फिर चुनाव भी जीतते रहे। यही वजह है कि लालू ने ये नहीं देखा कि सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है या नहीं, क्योंकि जिस फुलवारी सीट पर लालू यादव चुनाव प्रचार करने पहुंचे वो सीट सीपीआई-एमएल के खाते में है और गोपाल रविदास 2020 में यहां से चुनाव जीते थे। इस बार भी गोपाल रविदास चुनावी मैदान में हैं और लालू यादव ने उनके समर्थन में रोड शो किया। लालू जी ने बेजुबानों को जुबान दी है, खटिया पर बैठने की भी आज़ादी नहीं थी, पढ़ने लिखने की भी आज़ादी नहीं थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के विचारों को उन्होंने उतारने का काम किया है। लालू यादव जब चुनाव प्रचार में उतरे तो समर्थकों का जोश हाई हो गया, साथ ही गोपाल रविदास की उम्मीद भी कई गुना बढ़ गई। महागठबंधन ने अभी तक सिर्फ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन अब कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर महागठबंधन ने चुनाव जीता तो बिहार में 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। महागठबंधन पहले ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जबकि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित कर चुका है। अब इसी के साथ ही अन्य जातियों को साधने के लिए महागठबंधन 4 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन को दलित, मुस्लिम और स्वर्ण समाज में नुकसान का डर सताने लगा है और यही वजह है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर 3 और डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। मुकेश सहनी के अलावा 3 और डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं और ये डिप्टी सीएम होंगे मुस्लिम, दलित और स्वर्ण समाज से हो सकते हैं। हालांकि महागठबंधन इसकी घोषणा कब करेगा, इसे लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है, क्योंकि एक तबके को लगता है कि एक साथ 4 डिप्टी सीएम की घोषणा से सत्ता के लालची होने का आरोप भी लग सकता है। अशोक गहलोत ने बताया कि 4 डिप्टी सीएम बनाने का प्लान राहुल गांधी का है। ऐसा इस वजह से क्योंकि राहुल गांधी सामाजिक न्याय का संदेश देना चाहते हैं। हालांकि इनमें से बाकी के 3 चेहरे कौन होंगे, फिलहाल इसका खुलासा नहीं किया गया। लेकिन महागठबंधन के 4 डिप्टी सीएम बनाए जाने की खबरों पर बीजेपी ने हमला बोला है। पार्टी के नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि जब उन्हें लगा कि मुस्लिम मतदाता नाराज हो जाएगा तो उन्होंने ये चाल चली है, लेकिन उनकी ये चाल अब चलने वाली नहीं है। 1-1.5% वालों को जो है उप मुख्यमंत्री अनाउंस कर दिया, हम 18% वाले क्या दरी बिछाने के लिए हैं या तुमको वोट डालने के लिए हैं। मतलब यहाँ साफ है कि तेजस्वी यादव बिहार में किसी भी जातीय समीकरण को बिगाड़ना नहीं चाहते और यही वजह है कि महागठबंधन ने 4 डिप्टी सीएम का फैसला लिया है। लेकिन डिप्टी सीएम के इस फॉर्मूले का ऐलान कब होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच यूपी के सीएम और पूर्व सीएम के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सवाल यहाँ यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात बिहार से ही बिछाई जा रही है? क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव न सिर्फ बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, बल्कि एक दूसरे पर जुबानी हमले भी कर रहे हैं। समस्तीपुर में रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर फिर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने रघुनाथपुर सीट से आरजेडी प्रत्याशी ओसामा साहब को मजबूत प्रत्याशी बताने पर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। उत्तर प्रदेश का भी एक नेता आकर के यहाँ पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे। वहीं चुनाव प्रचार के लिए औरंगाबाद पहुंचे अखिलेश यादव ने सीएम योगी के 3 बंदरों वाले बयान पर पलटवार किया। और सच्चाई तो ये है कि अगर बंदरों की टोली में उन्हें बैठा दिया जाए तो शायद हम और आप भी नहीं पहचान पाएंगे उन्हें। फिलहाल दोनों नेताओं में जुबानी जंग जारी है और आने वाले दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है। एक्टर, सिंगर और अभी के लिए आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने आज छपरा में जंगल राज से लेकर मंदिर पॉलिटिक्स तक एनडीए के नेताओं को घेरा। मंदिर के साथ अस्पताल, शिक्षा और रोजगार पर जोर देने वाले खेसारी ने आज एक और चैलेंज दे दिया। तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी बिहार वालों को आरजेडी का जंगल राज गिना रहे थे। जंगल राज और गुंडा राज ये आरजेडी और कांग्रेस की पहचान है। जवाब में खेसारी ने योगी को जंगल राज पर घेरा, लेकिन विरोधी ने गार्जियन बताकर। किसी भी एनडीए के नेता से आप पूछिए ना कि आप जंगल राज छोड़ के ना अपना काम बताएं, वो
आदित्य योगीनाथ जी हम सबके गार्जियन हैं, वो भी किसी नेता के मुंह से ही जंगल राज सुन लिए हैं, क्योंकि वो तो कभी यहाँ रहे नहीं। पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन चुनाव प्रचार में काफी गर्मी आ चुकी है। इसकी झलक किशनगंज में AIMIM की रैली में नजर आई, जब ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार ने तेजस्वी यादव को धमकी दे डाली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को चरमपंथी कह डाला, तो वहीं किशनगंज में ओवैसी के प्रत्याशी तौसीफ आलम मर्यादा ही भूल गए। तौसीफ आलम सीधे सीधे तेजस्वी यादव को धमकाने पर उतर आए। अगर आँख से देखोगे तो आँख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट देंगे तेजस्वी तुम्हारा। तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव को धमकी तो दी ही, लालू यादव के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। आज ने लालू का बेटा, चारा चोर का बेटा तेजस्वी ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी है। क्या नाम है तुम्हारा? तेजस्वी। अरे शायद तुम भूल गए, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हुआ करता था बिहार में। तौसीफ आलम ने धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन ओवैसी ने ये गलती नहीं की। ओवैसी ने तेजस्वी को जवाब तो दिया, लेकिन ऐसे अंदाज में जो तेजस्वी को भारी पड़ सकता है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव के चरमपंथी वाले बयान को मुसलमानों के अपमान से जोड़ दिया और दावा किया गया कि तेजस्वी उन्हें नहीं बल्कि मुसलमानों को चरमपंथी बता रहे हैं। तुम जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो वो 17% बिहार की जनता को चरमपंथी कह रहा है। क्या तुम चरमपंथी और घुसपैठी बोलने वालों को वोट दोगे? AIMIM की तरफ से तेजस्वी को धमकी दी गई, तो वहीं आरजेडी ने कहा कि AIMIM के नेता भाषा की मर्यादा न भूलें। अगर हिंदू समुदाय में हमें गांधी, नेहरू, पटेल वाली जुबान चाहिए, अपने मुसलमान भाइयों और बहनों में भी हमें मौलाना आजाद, हकीम अजमल अंसारी वाली जुबान चाहिए। वोटिंग से पहले महागठबंधन में एक और उलटफेर हुआ है। गौरा बौराम में आरजेडी ने जिस प्रत्याशी को पार्टी ने निकाल दिया था, अब वही महागठबंधन का असली प्रत्याशी है। सबसे पहले लालू यादव ने अफजल अली को इस सीट से टिकट दिया और मुकेश सहनी को ये बात चुभ गई, क्योंकि मुकेश सहनी खुद यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। सीट बंटवारे में गौरा बराम VIP के खाते में गया, लेकिन मुकेश सहनी ने खुद लड़ने की बजाय अपने भाई संतोष सहनी को यहां से प्रत्याशी बना दिया। मुकेश सहनी का दिल न टूटे, इसके लिए लालू यादव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी और अफजल अली के आवेदन को रद्द करने की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने ये मांग स्वीकार नहीं की। आरजेडी आखिरी वक्त पर अफजल अली को चुनाव से हटने के लिए कहती रही, लेकिन अफजल अली नहीं माने। नतीजा ये हुआ कि आरजेडी ने अफजल अली को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया। खुद तेजस्वी ने संतोष सहनी के पक्ष में वोट देने की अपील की। आप सब लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि एक एक वोट जो है नाव पर बटन दबा करके हमारे भाई संतोष सहनी जी को भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें। समर्थक VIP को वोट देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अफजल अली को समर्थन का ऐलान कर दिया। और मैं इतना मानता हूँ इस क्षेत्र के बारे में कि अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो NDA का फायदा होना तय है। इसलिए हमें बिहार में NDA की सरकार को रोकना है, महागठबंधन की सरकार बनाना है। दरअसल मुकेश सहनी को डर था कि अफजल अली खान के चुनाव लड़ने से उनके भाई की करारी हार हो सकती है। इस सीट से पिछली बार भले ही VIP के प्रत्याशी की जीत हुई थी, लेकिन अफजल अली दूसरे नंबर पर थे और सिर्फ 7000 वोट से उनकी हार हुई थी। देखिए, जब से राहुल गांधी ने बेगूसराय में तालाब में छलांग लगाकर मछली पकड़ी है, तब से कोई ना कोई राहुल गांधी का मजाक बना रहा है। बीजेपी ने कहा कि राहुल जो कर रहे हैं करने दीजिए, तो सोमवार को तेज प्रताप यादव ने कहा कि राहुल के पास सिर्फ काम ही यही बचा है कि जल्दी फटफटी चलाना, मछली पकड़ना। लेकिन राहुल के अपमान पर अब मुकेश सहनी फायर हो गए। मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर। राहुल गांधी के मछली पकड़ने पर विरोधी पार्टियों ने तंज कस दिया। वहीं राहुल गांधी के सम्मान में मुकेश सहनी मैदान में कूद पड़े। मुकेश सहनी ने कहा कि राहुल गांधी ने मछली ही पकड़ी है, इसमें मजाक बनाने वाली कोई भी बात नहीं। उनको देखना था कि निषाद भाई कितने कष्ट में मछली मारते हैं, कितना मेहनत करते हैं, वो खुद फील करना चाहते थे, इसलिए हमारे साथ जाके मछली मारे। और जब मछली मारे तो पूरा भाजपा NDA जो है उसके पेट में दर्द होने लगा। मुकेश सहनी ने कह डाला कि NDA वाले मछुआरों का दुख नहीं समझते, इसीलिए मजाक उड़ा रहे हैं।
वो नहीं चाहता है कि गरीब मछुआरा मल्ला का बेटा राज्य का डिप्टी सीएम बने। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद उनके चुनावी अभियान की कमान संभालने उतरे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और ये एफआईआर मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दिए अपने बयान को लेकर दर्ज की गई है। इससे पहले लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने ललन सिंह का एक वीडियो जारी किया और चुनाव आयोग से शिकायत कर डाली। उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। आरजेडी की ओर से जारी वीडियो में ललन सिंह कुछ लोगों को वोट देने से रोकने की बात कहते दिखे। चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ तोड़ जोड़ तोड़ तक कहियो कि चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा। पटना जिला प्रशासन की ओर से निगरानी टीम ने वीडियो फुटेज की जांच की है। ललन सिंह के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर भले ही ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन इस पर सियासत नहीं थमी। महागठबंधन के नेताओं ने ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लालू यादव की बेटी और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने ललन सिंह को जेल में डालने की मांग कर डाली है। रोहिणी ने आरोप लगाया कि ललन सिंह प्रधानमंत्री मोदी की शह पर ऐसे बयान देते आ रहे हैं। ऐसे क्रिमिनल को ही बंद कर करके तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए था, जो धमकी दे रहा है गरीबों को। लालू यादव जी ने गरीबों को अधिकार दिया, आवाज दिया उठाने के लिए। आज यही लोग आवाज को दबाना चाह रहे हैं। वहीं ललन सिंह के बयान पर जदयू ने सफाई दी। जेडीयू ने दावा किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। चुनाव प्रचार के क्रम में जो उन्होंने बोला है, वो उन्होंने यह बोला कि एक नेता, उसका नाम नहीं बताया, उस नेता को नजरबंद कर दीजिएगा। तो यह बोलने की एक शैली हो सकती है। फिलहाल ललन सिंह मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में उनके खिलाफ आखिर क्या कार्यवाही की जाती है। ओवैसी भाषण देते हैं तो उनके भाषण में एक बात कॉमन है कि ओवैसी आरएसएस पर निशाना साधते ही साधते हैं। लेकिन बिहार चुनाव में ओवैसी का आरएसएस पर हमला थोड़ा और तेज हो गया है। बिहार चुनाव के रण में उतरे ओवैसी ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। जब अंग्रेजों को भारत के मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, दलितों ने मिलकर भगाया था, उस वक्त आरएसएस के नेता अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिनों दिए गए गिरिराज सिंह के उस बयान पर भी प्रहार किया, जिसमें गिरिराज सिंह ने कहा था कि मुस्लिम सभी योजनाओं का लाभ तो ले लेते, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते। तो बीजेपी और मोदी का एक मिनिस्टर ने ये कहा कि बिहार के मुसलमान नमक हराम है, हम वोट नहीं देते। मोदी अगर हमारी माँ और बहनों के अकाउंट में पैसे डाल रहा है तो अपने जेब का पैसा है या जनता का पैसा है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्री को समझाएंगे कि वो मुसलमानों को नमक हराम न कहे। तो जैसा कि चुनाव आयोग ने ऐलान किया था, आज से देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट को अपडेट करने वाली प्रक्रिया एसआईआर की शुरुआत हो गई है। इसके लिए ब्लॉक चुनाव अधिकारी घर घर जाकर लोगों की जानकारियां जुटा रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और एसआईआर के विरोध में खड़ी ममता बनर्जी वाले पश्चिम बंगाल तक चुनाव आयोग घर घर पहुंच चुका है। प्रशासनिक टीम एक फॉर्म लेकर जा रही है। जैसे जन्मतिथि, आधार, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, मकान नंबर। फॉर्म आपके घर तक आएगा। उसके बाद इस फॉर्म को फिल करना है और एक फोटो लगानी है इसके साथ में, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होना चाहिए, और सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके इस फॉर्म को सबमिट करना। जमा होने के बाद पहले से मौजूद वोटर लिस्ट से आपकी डिटेल्स मिलाई जाएगी। फिर 7 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। 3 केंद्र शासित राज्यों के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, केरल को मिलाकर कुल 12 राज्यों में ये हो रहा है। इस प्रोसेस में चुनाव आयोग कुल 51 करोड़ वोटर्स की जांच करेगा। और इन 51 करोड़ वोटर्स में पश्चिम बंगाल के वोटर्स भी शामिल हैं। वो पश्चिम बंगाल जहां की मुख्यमंत्री नहीं चाहती कि उनके राज्य में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करे, और इसीलिए ममता बनर्जी एसआईआर शुरू होते ही इस मुद्दे को सड़क पर ले आई। आज कोलकाता में टीएमसी ने एसआईआर के खिलाफ बड़ा मार्च निकाला। इसमें सबसे आगे ममता बनर्जी थी,
साथ में महिलाओं का एक बड़ा ग्रुप चल रहा था। मार्च के जरिए ममता ने केंद्र सरकार को भी ललकारा। अगर एक भी आदमी का लोग नाम बात गया तो बीजेपी का गवर्नमेंट तोड़ के छोड़ेंगे। अगर एक भी आदमी का लोग नाम बात गया तो बीजेपी का गवर्नमेंट तोड़ के छोड़ेंगे। इधर पश्चिम बंगाल में इसी एसआईआर की वजह से लोगों के सुसाइड करने का दावा किया जा रहा है। अब तक कुल 4 ऐसे मामले आ गए हैं जहां पर लोगों ने वोटर लिस्ट के रिवीजन के डर से अपनी जान दे दी। दावा है कि हावड़ा के जहीरमल और मुर्शिदाबाद के मोहन शेख ने एसआईआर के डर से अपनी अपनी जान गंवा दी। दोनों परिवार अब इसके लिए चुनाव आयोग को कोस रही हैं। हावड़ा जिले के उलुबेरिया की बस्ती में इस दरवाजे के पीछे ही 28 साल के मजदूर जहीर ने जान दी। परिवार के मुताबिक उसे डर था कि कहीं एसआईआर के बाद उसे बांग्लादेश ना भेज दिया जाए। इसी तरह मुर्शिदाबाद में मोहन शेख नाम के बुजुर्ग का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं आया। दावा है कि इसके बाद उन्हें भी भारत से निकाले जाने का डर सताया और उन्होंने कीटनाशक खा लिया। इसी एसआईआर के डर से उत्तर 24 परगना, वर्धमान और हुगली जिले में लोगों ने पहले भी सुसाइड की। इनमें से कुछ बचे तो कुछ इस दुनिया से चले गए। यूपी में भ्रष्ट पुलिस अफसरों की फहरिस्त में एक नया खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस में दारोगा से डीएसपी बने ऋषिकांत शुक्ला पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है। डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला की अथाह दौलत का खुलासा तब हुआ जब कानपुर नगर पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर एसआईटी जांच की गई। जांच में सामने आया कि डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने कानपुर नगर में तैनात रहते हुए 92 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति बनाई, जिसमें आर्य नगर में स्थित 11 दुकानें भी शामिल हैं। जांच में ये भी पता चला कि अथाह दौलत कमाने के लिए डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने अखिलेश दुबे नाम के व्यक्ति के साथ नजदीकी बढ़ाई और अखिलेश दुबे के साथ मिलकर लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर करोड़ों की उगाही की। अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से आय से अधिक संपत्ति मिलने के बाद मैनपुरी में तैनात डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अखिलेश यादव ने डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के बहाने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि एक अधिकारी के पास 100 करोड़ की अवैध संपत्ति मिली तो सोचिए कि उनके पास खुद कितनी दौलत होगी। बीजेपी राज मतलब भ्रष्टाचार का भंडार। तो ये अखिलेश यादव का वो पोस्ट है जिसके जरिए उन्होंने सरकार को घेरा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लोकल ट्रेन और मालगाड़ी के बीच टक्कर हो गई। इस रेल हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। आमने सामने हुई इस टक्कर के बाद लोकल ट्रेन के डिब्बे मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे। चिथड़े उड़े हुए लोकल ट्रेन के कुछ डिब्बे दूसरी ट्रेन में अटके हुए नजर आए। यात्रियों से भरी ट्रेन बिलासपुर स्टेशन आती कि उससे पहले ही मालगाड़ी से टक्कर होने के बाद कई जिंदगियां इन डिब्बों में फंस गई। ट्रेन के डिब्बे से लोगों को निकालने के लिए सीढ़ियां लगाकर ऊपर जाना पड़ा। शाम करीब 4 बजे हुए हादसे के बाद रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। जो इंजन पोस्ट था, ड्राइवर पोस्ट था, कहीं न कहीं वहां पर भी लोगों को फंसे होने की जानकारी होने के नाम पर अब उसको गैस कटर के माध्यम से निकालने का जो अभियान है वो चल रहा है। शुरुआती जांच में पता चला कि खतरे का सिग्नल होने के बाद भी लोकल ट्रेन बढ़ती रही और आगे जाकर मालगाड़ी से उसकी आमने सामने टक्कर हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।